हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप लक्ष्यविद भावेश गजपाली के सर्च करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का घटनाक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब आज से हम भारत के संविधान की शुरुआत करने वाले हैं, उसके क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भारत में संविधान का विकास का घटनाक्रम क्या क्या था, कि संविधान के विकास के लिए, संविधान बनाने के लिए कैसे कैसे घटनाक्रम हुए। यहां हम देखेंगे कि महारानी की कैसे जिद थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे धीरे धीरे करके हटाया गया। और एक हिसाब से कहा जाए कि महारानी जो कि एलिजाबेथ प्रथम थी, उनकी कैसी ईर्ष्या थी, या वो कैसे ये चाहती थी कि भारत में मेरा अधिकार हो या मेरा कब्जा हो, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे अंडर रहकर काम करे। ठीक है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर एकाधिकार कर दे। तो इन सभी कारणों के कारण भारत में क्या हुआ, संविधान का विकास हो जाता है, अर्थात संविधान निर्माण की तैयारी चलने लगती है। तो हम देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हटेगी और कैसे महारानी का शासन आएगा और धीरे धीरे कैसे विरोध आएगा और उसके बाद संविधान का कैसे विकास होगा। तो इस वीडियो को आप कैसा देखेंगे, लाइन से स्टोरी टाइप से सुनते जाएं। आपको कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग इसको रट देते हैं, रटने का कोई जरूरत नहीं है भाई। बिंदुओं को देखना है, वो बिंदु क्यों आए इसको समझना है। चलिए बात करते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिनियम कौन कौन से बनाया गया और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम कौन कौन से बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आया 1784 का, चार्टर एक्ट 2, चार्टर एक्ट 3 और चार्टर एक्ट 4, कुल मिलाकर 4 चार्टर एक्ट आए हैं 1793, 1813, 1833 और 1853। कैसे 20-20 साल का अंतर में चार्टर एक्ट आया ये बताऊंगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे 1858 का, फिर परिषद बनाया गया तो भारत परिषद अधिनियम आया, फिर भारत परिषद अधिनियम, फिर भारत परिषद अधिनियम जिसे आप पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं 1909 का, उसके बाद भारत शासन अधिनियम, फिर भारत शासन अधिनियम। इन सभी बिंदुओं को हम लाइन से इस वीडियो में डिटेल में आज पढ़ने वाले। बात करते हैं हम सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। यह कब लाया गया था, तो 1757 में जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वास्तव में जो 1857 की क्रांति है ना, वो 1757 से चालू होकर 100 साल का परिणाम था। अचानक थोड़ी हुआ था 1857 की क्रांति। इसमें जो हर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, आपके सिपाही वर्ग, हर वर्ग जो इसमें सम्मिलित हुए थे 1857 की क्रांति में, वो 1757 से चला आ रहा था। और इसका शुरुआत जो हुआ था बंगाल में हुआ था, इसका विरोध, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति इनका विरोध चालू हुआ था। तो उसी को देखते हुए महारानी डरने लग गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार कर रहा है कहां, भारत में, और इनका नियंत्रण, इनका हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है भारत के लोगों पर, और ये ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर जा रहा है, या ब्रिटिश नियंत्रण एकदम ज्यादा अप्रत्यक्ष हो जा रहा है ना, मतलब इनका नियंत्रण खोते जा रहे हैं। तो इसने नियंत्रण लाने के लिए धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलना चाहिए, पावर कम करने के उद्देश्य से बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे क्या कानून लाते गए। तो उसी का परिणाम था हमारा संविधान का विकास। तो इसी को पढ़े, इसी कड़ी में सबसे पहले लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि लाया गया था 1773 में। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कौन करेगी, कंट्रोल कौन करेगी, ब्रिटेन में बैठे हुए संसदीय लोग। ब्रिटेन के संसद का अर्थात डायरेक्ट महारानी एलिजाबेथ का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो ये महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट है, ठीक है। ये कंट्रोल करना चाहती थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना चाहती थी। तो उस लिए लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। वो रेगुलेट करना चाहती थी, मैं चलाऊंगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने से काम नहीं करेगा, अपने से व्यापार कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है भारत में, तो मैं चलाऊंगी, इसलिए रेगुलेट करूंगी मैं, इसलिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। तो तब प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ के प्रधानमंत्री रहते हुए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें और क्या क्या प्रावधान था, इसमें कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं का निर्माण किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना धीरे धीरे कैसे कमजोर करती है। ये एक प्रकार से कहा जाए तो महारानी की ईर्ष्या ही है, या महारानी का सोच ही है कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे भारत में कमजोर करना है और डायरेक्ट ब्रिटेन का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब मेरा नियंत्रण होना चाहिए वहां पर, किसका, महारानी का नियंत्रण होना चाहिए वहां पर।
तो इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे पावर को कम करती गई। देखते हैं अब कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनी गई। पहला बना निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना, और दूसरा हितधारकों का मंडल मतलब कोर्ट ऑफ प्रोपरेटर्स बना। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, पूरा डायरेक्शन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, जितना भी निगरानी करने का काम यही करते थे, निदेशक मंडल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो भारत में काम कर रही है। ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ वहां पर शासन भी करने लग गई, है ना। तो इसके लिए महारानी ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, उसी को हम देख रहे हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि बंगाल ही ऐसा क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अधिकार किया था, और वहां से फिर पूरे भारत पर अधिकार करना चालू किया। वहां पर उनकी पकड़ मजबूत थी, तो सबसे पहले बंगाल को जो कब्जा कर लिया वो भारत में कब्जा कर सकता था। तो बंगाल के गवर्नर, वैसे पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, कौन कौन से, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में तीनों में गवर्नर हुआ करते थे, पहले बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर, तो बंबई के गवर्नर, है ना। तो ये सभी के गवर्नर हुआ करते थे। तब क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया महारानी के द्वारा, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बंगाल का जो गवर्नर होगा ना, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और जो बाकी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे ना, वो इनके अंडर काम करेंगे, इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत काम करेंगे, अर्थात इनके प्रति जवाबदेह होंगे। ठीक है, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, गवर्नर जनरल और उसके अंतर्गत 4 सदस्य होंगे, 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 6 हुए, ऐसे आगे धीरे धीरे उनके परिषद के सदस्यों की संख्या घटती और बढ़ती रही है। ठीक है, तो पहले 4 सदस्यीय परिषद भी रहेगा जो गवर्नर जनरल के लिए मतलब हेल्प करेंगे उसके कामों के लिए। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तब हुए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन हुए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए पहले गवर्नर जनरल। तो पहले बंगाल में गवर्नर होते थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल आ गए। ठीक है, इसके तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, अर्थात उनके प्रति जवाबदेह हो गए। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखो धीरे धीरे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर कर रही है, खुद महारानी कमजोर करती है। ठीक है, जिसका परिणाम स्वरूप हमको आजादी मिली, और बाद में ही हमको क्या हुआ, हमने अपने संविधान का गठन कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे कमजोर हो रही है, देखिए पहला कार्ड इसका टूट गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार कोई नहीं करेगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, लेकिन उनके कर्मचारी अलग अलग जाकर निजी तरीके से व्यापार नहीं कर सकते। भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पहला अपना क्या कब्जा करना चालू कर दी महारानी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्यादा अगर अत्याचार करेगी तो भारत से उनका शासन समाप्त हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए। तो वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहती थी भारत पर, भारत के क्षेत्रों पर। तो इसलिए ये सभी एक्ट्स लाए गए। अब आते हैं 1774 में। अब भाई कानून का मामला था तो कानून को भी दुरुस्त करना जाहिर सी बात है, इसलिए 1774 में ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। साथ ही सर एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, सर एलिजा एम्पे। इसको पूछता है, याद रखना आप, जो जितने भी थ्योरी लिखे हैं उसी में ही आपके प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर एक बुक को पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक का मिक्सअप है ये, जितना भी ये सार है समराइज किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 की। तो यह भारत का पहला वैधानिक दस्तावेज, अगर पूछेगा पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ना कि रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेशन के लिए लाया गया था, लेकिन ये पहला वैधानिक क्यों, यही वो एक्ट था, यही वो कानून था 1784 का, जो कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित करवाया या घोषित हो गया इसी के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो पहला वैधानिक था विधि के तहत, है ना। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है, पिट्स का। इस एक्ट में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया। देखिए, द्वैध शासन और दोहरा शासन, बहुत सारे वर्ड आएंगे आपको समझने पड़ेंगे। यहां पर बात हो रही है दोहरा शासन की, ना कि द्वैध शासन। द्वैध शासन आगे पढ़ाऊंगा, यह है दोहरा शासन। तो इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, जो कि व्यापारिक मामलों को देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है भारत में, उसके मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए, बीओसी और सीओडी, है ना। तो बीओसी क्या करेंगे, राजनीतिक मामलों को देखेंगे, अर्थात सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों हेतु
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। दो लोग शासन करेंगे, पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सीओडी और बीओसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1786 का अधिनियम कानून। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर को पावर दी गई, ना कि कंपनी के लोगों को, मतलब गवर्नर के अधीन लोगों को। तो गवर्नर के अधीन जो परिषद थी, जो 4 सदस्यीय थी, उसके पावर को कम कर दिया गया। कैसे कम किया गया, गवर्नर को पावर दे दिया गया कि अगर ये परिषद कोई निर्णय लेती भी है तो गवर्नर को यह पावर है कि उनके निर्णय को लागू करने या उसको निरस्त भी कर सकती है और अपना नया निर्णय लागू भी कर सकती है। इसी समय सन 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन आया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल बन के आया वो कौन आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल को इस बार प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दे दी गई थी 1786 के द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस को ये कहकर भेजा गया था कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1790 से लेकर 92 तक, है ना। तो कॉर्नवालिस फंस गया। फिर कॉर्नवालिस को 93 में हटाकर 93 से 98 तक लाया गया सर जॉन शोर को। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को भेजा गया था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आपको शांति की नीति अपनानी है, बिना युद्ध, भारत में किसी प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए, जिससे आंतरिक अशांति हो, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन कॉर्नवालिस के समय हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर महारानी ने और शिकंजा कसना चालू किया, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब धीरे धीरे देखना कैसे स्टोरी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एक पावर को हटाते जाते हैं और महारानी खुद अपना पावर, मतलब ब्रिटिश संसद का पावर वहां पर लगाती जाती है भारत में। तो चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1793, पहला चार्टर एक्ट, प्रथम क्यों, और 20-20 साल में। ये एक्ट क्या था, सीमित समय के लिए, एक प्रकार से गाड़ी जैसे रिन्यू कराते हैं ना, वैसे ही एक प्रकार का लाइसेंस था, गाड़ी के लाइसेंस को रिन्यू कराया, वैसे ये लाइसेंस था जिसको हर 20 साल में रिन्यू कराना पड़ता था। मतलब ब्रिटिश संसद से अनुमति लेनी पड़ती थी कि अगले 20 साल तक फिर हम यहां पर व्यापार और बाकी काम करेंगे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 में आया, 93 से 1813, कितने साल का डिफरेंस, अगले चार्टर एक्ट तक 20 साल का डिफरेंस। तो 20 साल का लाइसेंस मिल गया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब भारतीय ही राजस्व से, अब इंग्लैंड से उनको वेतन नहीं आएगा, अब भारतीय राजस्व से, सरकारी खजाने से ही भारत के कर्मचारियों और सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक प्रांत का शासन गवर्नर और उनके परिषद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, फिर आया चार्टर एक्ट जो दूसरा था 1813 में। इस एक्ट के द्वारा फिर से 20 साल का लाइसेंस मिल गया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये फिर से 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके, देखिए व्यापार को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका पावर ले रहे हैं, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। अब पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और अन्य अंग्रेज भी अब भारत में व्यापार कर सकते थे कुछ सीमित सीमाओं के अंतर्गत। किंतु चाय पर एकाधिकार अभी भी कंपनी का बना रहा। चाय का व्यापार केवल कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी। दो चीजों, चाय और चीन। तो चाय और चीन का एकाधिकार कंपनी का बना रहा कि चाय का व्यापार ही कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार भी कंपनी ही करेगी। इस चार्टर एक्ट ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद की अनुमति आवश्यक कर दी गई। मतलब अगर आप कलकत्ता, बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी से कोई भी गवर्नर क्या बनाता है, कोई भी नियम बनाता है, तो उसको ब्रिटिश संसद से अनुमति लेनी, मतलब उसको पास कराना आवश्यक हो, अनुमोदन कराना पड़ेगा। ठीक है, अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती भारत के किसी भी हिस्से में। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। अब देखो क्या कर रही है महारानी, अपना क्या बन रही हूं आप, अच्छा बनने, क्या बोलना चाहिए कि मैं भारत के लोगों के हित के लिए सोच रही हूं, ऐसा कहकर चार्टर एक्ट लाया गया। और दिखाना भी तो जरूरी है कि हम आपको शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए महारानी ने शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया प्रति वर्ष। ठीक है, तो क्या होता है इसमें,
प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। साथ ही देखो धर्म के नाम पर कैसे बांटा जाएगा, अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे ईसाइयों को, फिर क्या बोला, पंजाबियों को, फिर सिखों है ना, सिखों को या अन्य लोगों को, ईसाइयों को, सभी को बांटा जाता है धर्म के नाम पर, चाहे वो चुनाव में प्राथमिकता देकर, चाहे और किसी अन्य धर्म में प्राथमिकता देकर। धीरे धीरे देखते जाए कैसे फूट डालो शासन करो की नीति चलती है। तो भारत में ईसाई जो थे है ना, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। अब ईसाई मिशनरी क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार पूरे भारत में कर सकते थे। कौन से चार्टर एक्ट? चार्टर एक्ट नंबर 2 के तहत। अब आता है चार्टर एक्ट नंबर 3 1833, 20 साल, फिर से देखें 13 से 20 33, फिर 20 साल के रिन्यू किया गया। ठीक है, तीसरा चार्टर एक्ट, फिर 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए और अन्य काम करने के लिए। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल को कैसे मजबूत करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि बंगाल पर अगर हमारा पकड़ हो गया तो हम इंडिया पर भी कब्जा कर लेंगे, ऐसा महारानी सोचती है। ठीक है, और उसके संसदीय लोग सोचते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब नहीं रहेगा, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो इसलिए आप 4 प्रकार का चीज पढ़े होंगे। क्या? पहले बंगाल का गवर्नर पढ़े होंगे, फिर पढ़े होंगे बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़े होंगे, फिर पढ़े होंगे भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। अब वायसराय कब होता है? गवर्नर जनरल के नाम से लोग खौफ खाते हैं तो नाम चेंज करके वायसराय कर दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे और इसके अंतर्गत ही मद्रास और कलकत्ता, बंबई के गवर्नर काम करेंगे। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। यही सर्वे सर्वा होगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चीन और चाय के साथ तो व्यापार बस बचा रह गया, बाकी सब तो कोई भी व्यापार कर सकता था इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर रहे थे, अब यहां पर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, पूर्णतः समाप्त। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। अब कोई भी व्यापार कर सकेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन अब करना कुछ और चाह रही थी और लोग उससे आक्रोशित हो रहे थे और लोगों का आपाक हो रहा था, जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे। तो महारानी को लगा यहाँ का भारत का शासन सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वो खत्म कर दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का समाप्त। अब उसको क्या कर ली, अब तुम राजनीति करोगे। क्या करोगे? राजनीति करोगे बोली। तो पूर्णतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बनाकर रख दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। व्यापार नहीं करेगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी, राजनीति करेगी और प्रशासन संभालेगी। ठीक है, तो भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए भारत में कैसे विकास हो रहा है, पहले शिक्षा पर खर्च, फिर उसके बाद विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था कलकत्ता में, उसके बाद विधि आयोग का गठन भी कर दिया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। देखिए दास प्रथा का अंत, तो भारत के पक्ष में बहुत सारे निर्णय लिए गए, भारत को लुभाने के लिए, भारत के लोगों को लुभाने के लिए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी चक्कर में खत्म भी किया गया और उसको राजनीतिक और प्रशासन करने के लिए रख लिया गया और महारानी अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण भी चाहती थी। अंततः 1843 ईस्वी में क्या हुआ? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब आता है चार्टर एक्ट नंबर 4, चार्टर एक्ट जो कि 1853 में आया। फिर इससे कंपनी इसको 20 साल के लिए लाइसेंस दे दिया गया। किसको? कंपनी को। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम चार्टर एक्ट था। इस अधिनियम के द्वारा भारत द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। पॉइंट टू बी नोटेड, विधि वाले कार्य और प्रशासन संबंधी कार्य, जो विधि से चलेंगे, लॉ से चलेंगे और जो प्रशासन चलेंगे, दोनों को अलग कर दिया गया ताकि काम करने में आसानी हो धीरे धीरे। इसलिए देखना कैसे कैसे विभागों का गठन होते जाएगा। अभी विभाग है ना, अलग अलग काम करते हैं, जैसे रेलवे विभाग, पर्यावरण विभाग, सड़क संचार विभाग। तो वैसे ही विभागों का जो बंटवारा था ना, वैसे ही यहां पर किया गया और वैसे ही विभागीय प्रणाली चालू होती है भारत में। ध्यान दीजिएगा, इस समय की देन है। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, जो परिषद के लोग हैं वो विधायी कार्य अलग करेंगे, अलग लोग करेंगे, प्रशासन अलग संभालेंगे। तो विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। 12 सदस्य, जिसमें
शामिल थे। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। देखिए धीरे धीरे कैसे लुभा रही है। अब भाई एकाधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए धीरे धीरे क्या करते गए, सभी जगह से लोग बुलाए गए, मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व समान रूप से बना रहे, उसके लिए सभी जगह से लोग इसमें शामिल हो, ऐसा लिया गया। तो विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों से प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर, किसका, 12 सदस्यीय विधान परिषद का सदस्य, सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा ताकि लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जो लीडर हैं उनको समर्थन दे। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन, सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। नामजदगी का सिद्धांत मतलब ये मेरा काका भतीजा लगता है, इसको मैं नियुक्त कर देता हूं, ये मेरे पहचान का, इसको मैं बना देता हूं ऑफिसर। तो ये था नामजद डायरेक्ट, ठीक है। तो अब नहीं होगा, अब क्या चलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में जो पास करेगा वो बनेगा कर्मचारी, ठीक है। तो बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल पर तो फोकस था ही था, तो अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया बंगाल में प्रशासन संभालने के लिए, क्योंकि बंगाल पर कब्जा तो करना था। फिर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड़, भारत के इतिहास और भारत के संविधान का भी, संवैधानिक विकास के घटनाक्रम का भी। 1857 की क्रांति होती है, इंग्लैंड में महारानी की गद्दी हिल जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या कर रही है, लोग कैसे विद्रोह कर रहे हैं, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। महारानी सोच में पड़ जाती है कि अब भारत में मेरी सत्ता जाने वाली है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो तत्काल प्रभाव से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी भंग हो जाती है, खत्म ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके नाम से लोग आक्रोशित हो रहे थे ना, उसी को खत्म करती है। तो क्या हुआ, फिर आता है भारत शासन अधिनियम, चार्टर आता था ना, एक्ट। अब नहीं, अब भारत के लोग ही भारत में शासन करेंगे, ऐसा दिखाने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया। मतलब भारत में शासन करने के लिए अधिनियम, नाम भी वैसे दिया गया ताकि लगे कि इनके लिए लाया जा रहा है, अपने लिए नहीं, इनके लिए लाया जा रहा है। वास्तव में वो अपने लिए कर रही थी। तो 1857 की क्रांति का झटका, उसके बाद 1858 में आया, एक साल बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः समाप्त, खत्म ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। भारत के शासन पर इंग्लैंड की संसद का सीधा व प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। पहले अप्रत्यक्ष था, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी शासन और महारानी अप्रत्यक्ष रूप से देखती थी, लेकिन अब प्रत्यक्ष हो गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, भाई जिससे लोग चिढ़ रहे हैं, जिस नाम से, क्या नाम से, गवर्नर जनरल नाम से, तो उसका पद नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। अब ये भारत का वायसराय होगा। तो गवर्नर जनरल ही वायसराय है, नाम बस बदला है ना। तो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब वो ब्रिटिश ताज, तो तब के तत्कालिक जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो हुए वो भारत के प्रथम वायसराय बने। जिस नाम से लोगों को तकलीफ है वो नाम ही हटा दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चलाती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर चलाती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलाते थे, ठीक है। तो ये दोनों को भी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग कर दिया गया तो दोनों की जरूरत है क्या, तो नहीं, ये दोनों को भी खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अंत कर दिया गया। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब क्या किया गया, ये सब काम तो किए गए, लेकिन अब भारतीयों के पक्ष में भी कुछ काम करना है महारानी को, ताकि लगे भाई, ताकि 1857 की क्रांति दोबारा, जैसी क्रांति दोबारा नहीं दोहराई जा सके। तो उसके लिए भारतीयों के पक्ष में काम करने, उनको दिखाना था कि मैं भारतीयों के हित के लिए सोच रही हूं। तो उन्होंने एक इंडियन सेक्रेटरी बना दिया, भारत राज्य सचिव का पद सृजित कर दिया। तो एक नया पद जिसे भारत राज्य सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, वो पद सृजित किया गया, इंडियन सेक्रेटरी का पद सृजित किया गया, जो कि ब्रिटेन की संसद में रहेगा और उसके अंदर ही इंडिया का भारत का वायसराय काम करेगा इंडिया में, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद के प्रति वो उत्तरदायी होगा। तो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसमें निहित होगी। मतलब भारत के लिए कानून बनाने का काम इंडियन सेक्रेटरी, सचिव मतलब मुख्य कंट्रोलर होगा भारत के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यह जो सचिव है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो कि ब्रिटेन संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव, इंडियन जो सेक्रेटरी है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई।
मतलब एक सेक्रेटरी जो कि ब्रिटेन की संसद में बैठा होगा, है ना, और उसके लिए उसके अंदर उसके अंदर काम करने के लिए 15 सदस्यों का एक भारतीय परिषद होगा जो भारत में नियम कानून बनाने का, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब जितने भी अधिनियम आएंगे ना, यही परिषद लाएगी। देखना आगे जितना भी अधिनियम आएगा सब में परिषद लिखा रहेगा, क्योंकि अब परिषद बन गया, महारानी ने परिषद बनवा दिया 15 सदस्यों का। अब इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्यों में परामर्श और सहायता देना था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा का तात्पर्य अच्छे दिन से है। क्या क्यों कहा शिक्षित वर्गों ने? शिक्षित वर्गों ने देखा कि इंडियन सेक्रेटरी का पद सृजित किया गया है, 15 सदस्यीय भारतीयों के लिए परिषद बनाया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक है, मतलब अब भारत के लोगों के हित की बात सोची जा रही है। तो शिक्षित वर्ग जो उस समय थे उन्होंने सोचा कि हमारे हित में काम हो रहा है, तो क्यों ना ये अच्छे दिन अब हमारे आने वाले हैं, ऐसा सोचा जाए। तो मैग्ना कार्टा का तात्पर्य अच्छे दिन से है, तो वहां के शिक्षित वर्गों ने यही सोचा। ठीक है, इस घोषणा के बाद अब बन गया था काउंसिल, मतलब परिषद बन गया था। अब जितने भी अधिनियम आएंगे उसमें लिखा रहेगा परिषद। ध्यान देना, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, क्योंकि परिषद बन गया है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया। गवर्नर जनरल कहने का तात्पर्य वायसराय है ना, वायसराय ही गवर्नर जनरल है, एक ही चीज है। तो इस अधिनियम के द्वारा वही जो वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। धीरे धीरे भारत के लोगों के लिए सोचा जा रहा है, यहां पर देख रहे हैं शिथिल किया जा रहा है कानूनों को, ध्यान से देखिएगा। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर रहे हैं अभी किसमें? परिषद में। जो वायसराय की जो परिषद बनेगी गवर्नर के अंतर्गत, उनमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। तो गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो विधि संबंधी न्याय विधायिका संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं वो उनका बंटवारा, विकेंद्रीकरण, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण के तहत ही क्या है हमारे ग्राम पंचायत वगैरह बने हैं, ताकि निचले स्तर पर काम हो और ऊपरी स्तर तक वो काम जाए, नीचे से ऊपर की ओर, वैसा ही है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग वाला, जो कि विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागीय प्रणाली मतलब अभी जो विभाग है ना अलग अलग, जैसे पर्यावरण के लिए अलग विभाग है ना, विधि के लिए अलग विभाग, रेल के लिए अलग विभाग, अलग विभाग, ताकि काम अच्छे से हो। उसी प्रकार विभागों का बंटवारा कर दिया गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके जनक हुए लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल को अध्यादेश मतलब वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति आपातकाल लगने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, सरकार गिर जाती है तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, वैसे ही गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था आपातकाल की स्थिति में 6 माह तक के लिए। कितने माह तक प्रभावी रहेगा वो अध्यादेश? 6 माह तक। 6 माह के बाद फिर रिन्यू करा सकते हैं, जैसे अभी राष्ट्रपति के पास पावर है। सेम चीजें हैं, पूरा कॉपी है हमारे पास पावर जो है। अब प्रांत, तब प्रांतों को, तब अभी के जो राज्य है ना तब प्रांत बोला जाता था। अभी जो राज्य बोलते हैं ना उसको प्रांत बोला जाता था। केंद्र का मतलब संघ और प्रांत का मतलब राज्य समझ लो, स्टेट समझ लो, है ना। तो प्रांतीय विधान, प्रांत में क्या होते थे? विधान परिषद होते थे, जैसे अभी विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन तब विधान परिषद होते थे। तो प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। धीरे धीरे पावर सौंप रहे निचले स्तर पर भी, पहले केंद्र से चलता था सब चीज, केंद्र का वायसराय, अब प्रांत में जो भी विधान परिषदें हैं उनको पावर दिया जा रहा है, क्या? विधि निर्माण का, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ, मतलब प्रांतों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया। कौन कौन? पहले थे पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, दूसरे थे बनारस के राजा देवनारायण सिंह और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया। कहां? विधान परिषद में, केंद्र की विधान परिषद में। राज्यों में भी नहीं आए हैं, केंद्र में 3 लोगों को चुना गया। अब इस अधिनियम के अनुसार बंबई मद्रास की विधान परिषदों को भी कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। पहले कहां चलता था? सेंट्रल से। कहां से? बंगाल से। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहते थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल कहलाया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहेगा वही भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब वायसराय नाम हो गया उसका। तो पहले इनके अधीन होते थे, वहीं से कानून बनता था, लेकिन अब बंबई और मद्रास के जो विधान परिषद अलग से कानून बना सकते हैं, उनमें संशोधन भी कर सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा
उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जैसे कि पंजाब और बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, है ना। अब देखिए पावर अभी धीरे धीरे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी जो सदस्य होते थे ना गैर सरकारी सदस्य, अभी भी विधेयक जो पास होता है सरकारी और गैर सरकारी, वैसे ही गैर सरकारी सदस्य होते थे तब भी, वैसे ही वो लोग जो है ना ही कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही कोई बजट पर चर्चा कर सकते थे। ये दोनों अधिकार उनको नहीं थे, चुपचाप जाके बैठे रहेंगे गैर सरकारी सदस्य, कुछ नहीं करेंगे, ना ही प्रश्न पूछेंगे ना ही चर्चा करेंगे। अगले में मिलेगा प्रश्न पूछने का, चर्चा करने का अधिकार, फिर बजट पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार अगले में मिलेगा, आगे मिलेगा, अभी नहीं है। धीरे धीरे पावर देते जा रहे हैं। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे अभी राष्ट्रपति वीटो पावर ला सकता है, वैसे ही गवर्नर जनरल को, मतलब सेंट्रल जो वायसराय था बंगाल का गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय, उसको पावर था कि कोई भी केंद्र विधान के विधान परिषद जो भी हैं, जो कानून बना रहे उनको निरस्त कर सके, खत्म कर सके वीटो पावर लाकर। मतलब अभी भी उसके पास शक्ति है। साथ ही ब्रिटिश संसद भी किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी, ठीक है, ये भी उनके पास पावर था। क्योंकि इसी गवर्नर जनरल के ऊपर तो ब्रिटिश संसद है ना, तो वो तो अस्वीकार कर ही सकती है, जाहिर सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा भारत परिषद अधिनियम, बताता है ना। अब आगे जो अधिनियम आएगा वो परिषद के नाम से आएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। क्या किया गया, देखिए कैसे पावर दे रहे हैं, कैसे फूट डालो शासन करो की नीति आएगी, अभी आगे देखते जाना, धीरे धीरे बंटवारा करेंगे, है ना। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त या मनोनीत संख्या सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। मतलब जो सेंट्रल में जो विधान परिषद होगा, सभा कह दिया गया, परिषद ही है एक प्रकार का, जो सेंट्रल में विधान परिषद है ना, उनमें जो मनोनीत सदस्य हैं जो नियुक्त होंगे वो कम से कम 10 होंगे और अधिकतम से 16। अब आगे फिर बढ़ाएंगे इसके अगले वाले अधिनियम में, है ना। अभी 16 अधिकतम रह सकते हैं, फिर 60 कर देंगे, है ना। अभी 16 निश्चित की गई। इसमें 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई या बढ़ाई गई। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। पूछेगा पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान गैर सरकारी सदस्यों के लिए, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, स्टार मार्क कर दिया हूं, ठीक है। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब विधान परिषदों को भी शक्तियां दी गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। पूछेगा बजट पर बहस करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1892 के अधिनियम के तहत दी गई। सदस्यों को अब बजट पर बहस कर सकते थे, पहले नहीं था, ना ही प्रश्न पूछेंगे ना ही बजट पर बहस करेंगे, अब कर सकते हैं बहस, जाएंगे बहस कर सकते हैं। परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं था, अभी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब कोई भी बजट के लिए अगर वोटिंग होगा तो वो उसके लिए वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो नए सदस्य थे, भारतीय सदस्य, उनके लिए कहा जा रहा है ये। तो अब आता है अगला भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो का रिफॉर्म, मार्ले मिंटो ने बड़ा सुधार कर दिया भाई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या बोलता है, इसमें होता है लॉर्ड मार्ले, जो कि इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी थे। इंग्लैंड में बैठेगा कौन, भारत राज्य सचिव इंग्लैंड की संसद में। और लॉर्ड मिंटो थे भारत में वायसराय, इसके अंदर काम करेगा। और वायसराय जो कि था लॉर्ड मिंटो, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही वायसराय है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई, जिससे कि परिषदों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। किसमें, केंद्र में। और प्रांत में जो विधान परिषद थे ना, वहां अलग अलग संख्या काम करेगी, वहां का संख्या निश्चित नहीं थी, अलग क्षेत्र के हिसाब से, जितना बड़ा क्षेत्र उतना बड़े विधान परिषदों की संख्या। जैसे अभी भी है, विधानसभा अलग अलग संख्या अलग अलग है सीटों की, वैसे ही उस समय भी थी, ठीक है। पूरा लिया गया इसी से ही। अब क्या किया गया, अब प्रतिनिधि विधान परिषदों में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर संकल्प भी रख सकते हैं, पावर और बढ़ा दिया गया। अब सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछेंगे, अर्थात पूरक प्रश्न पूछ सकते थे जो प्रतिनिधि थे विधान परिषदों में, और बजट पर संकल्प मतलब अपना खुद का प्रस्ताव भी पेश कर सकते थे। ये भी उनको पावर दे दिया गया। देखिए धीरे धीरे अधिनियमों में अलग अलग पावर दे दिया गया, बहुत बड़ा सुधार था। इसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ जो कि अगला बिंदु है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए चुनाव किया गया। जो थे पहले भारतीय व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय, बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वहां परिषद में रहेगा, चुन लिया गया भाई। अब भारतीय लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं वो लोग धीरे धीरे,
उन्हें सदस्य बनाया गया। कौन सा सदस्य? विधि सदस्य। ये भी पूछा जा गया था कि वो कौन से सदस्य थे, तो लॉ सदस्य थे, विधि सदस्य थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये क्यों कहा गया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो क्यों भाई? उन्होंने भाई एक तरफ तो पावर दे रहे हैं, एक तरफ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है महारानी अलग अलग अधिनियम लाकर परिषदों के माध्यम से, दूसरी तरफ फूट डालो शासन करो की नीति भी चल रही है, बंटवारा किया जा रहा है सांप्रदायिक आधार पर। कैसे? इस अधिनियम द्वारा व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया गया। मतलब जो चुनाव होगा ना वो संप्रदाय धर्म के आधार पर भी किया जाएगा। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पहले मुस्लिमों को दिया गया, मतलब मुस्लिम के बीच से मुस्लिम जनता जो है अपने में से एक सदस्य चुनेगी, वो सदस्य मुस्लिम होगा और वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा। तो मुसलमानों को अलग कर दिया पहले, तो फिर धीरे धीरे करेंगे सिखों को, फिर करेंगे ईसाइयों को, यूरोपियों को, फिर एंग्लो इंडियन को, फिर दलितों को, फिर महिलाओं को, ऐसे करके पूरा बंटवारा करते हैं लोग, देखते रहना जाए। मतलब इनका प्रतिनिधि अलग खड़ा होगा, इनका कोई और दूसरा सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपने बीच से ही एक सदस्य चुनेंगे जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, चुनाव इनका लड़ेगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया उसके बाद 1919, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत राज्य सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद में। उसी के अंतर्गत लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे, इनके अंतर्गत काम करने वाले, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ओके, सुधार का कारण क्या था? 1919 डेट याद आ रहा होगा। सुधार का प्रमुख कारण था ना, ये घबरा गई महारानी, देखे ना फिर से एक नया शासन अधिनियम लाई। जब जब कोई विद्रोह या आंदोलन खड़ा होता है तब तब महारानी बड़ा शासन अधिनियम लाती है, भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे वो होम रूल आंदोलन हो, तो संवैधानिक सुधारों की मांग उठ रही थी भारत में। होम रूल आंदोलन चालू हुआ था 1916 से 18 में। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, भारतीय लोगों का हेल्प लिया गया था। गांधी जी लौट कर आए थे, जगह जगह क्या 1915 में गांधी जी लौट कर आए, है ना, जगह जगह आंदोलन होना चालू हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो यहां पर लोगों का विद्रोह होना या विरोध होना फिर चालू हो गया। महारानी डर गई तो फिर से लाया गया भारत शासन अधिनियम, फिर सुधार किए गए। डर का कारण था सुधार। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, जैसे कि संसद केंद्र में है कि इसके दो सदन, पहले सदन को लोकसभा, दूसरे सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा जनता से जुड़ा है इसलिए निम्न सदन है ना, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं हम, लोकसभा के विधायकों सांसदों को हम लोग वोट देकर चुनते हैं। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाता है, इनके सदस्य सॉरी चुने हुए से चुना जाना चुने हुए से चुना जाना, है ना। तो ये उच्च सदन होता था राज्यसभा। उसी प्रकार ना द्विसदनात्मक, दो सदन होंगे विधायिका के, जो विधि बनाने वाले, जो कानून बनाएंगे ना, वो दो लोग होंगे। कौन कौन से? केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर राज्य परिषद कर दिया गया। मतलब ये जो राज्य परिषद, जो उच्च सदन है ना, तब की अभी के जो राज्यसभा है ना, वो राज्य परिषद थी तब 1919 में। और दूसरा था विधानसभा, जो निम्न सदन था। मतलब अभी के जो लोकसभा है ना केंद्र में, वो तब की विधानसभा कहलाती थी। समझ गए? चलिए, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को था, मतलब लोकसभा को था। अभी का लोकसभा को है ना, क्यों? उसी के प्रतिनिधि तो जनता चुनती है डायरेक्ट, इसलिए उन्हीं को अधिकार, जो जनता से चुना हुआ व्यक्ति वही हमारा निर्णय करेंगे, वही हमारे लिए बजट पर निर्णय करेंगे। समझ आ गया? अब आया द्वैध शासन प्रणाली, बंटवारा करना। अच्छे बने बने मैं खाऊं, ऐसा करके बोलते हैं। वैसे अच्छे चीजों को मैं लूंगा और बाकी चीजों को हटा दूंगा। तो द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। कहां? प्रांतों में लाया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रांतों में पहले, केवल प्रांतों में लाया गया, याद रखिएगा। पहले, फिर केंद्र में, बाद में लाया गया। तो द्वैध शासन प्रणाली क्या है भाई? विषय का बंटवारा कर दिया गया। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय मतलब राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। क्या लग रहा है? पूरे पावरफुल चीजें हैं। राजस्व पैसा, वित्त, न्याय पावर मिलेगा उनको, पुलिस पावर मिलेगा। तो पावरफुल जो उनके फेवर में चीजें थी महारानी की, उन चीजों का अलग कर दिया गया, आरक्षित विषय के अंतर्गत दिया गया। जिसका निर्णय कौन करेगा? उनका गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से शासन करता था इन विषयों पर, या निर्णय ले सकता था। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत ऐसे छूट मूट विषयों को रखा गया जिसमें स्थानीय स्वशासन आया, शिक्षा आया, कृषि आया। ज्यादा महत्व का थोड़ी मुद्दा है इन लोगों के लिए हैं, उनको तो पहले वित्त, न्याय, पुलिस चाहिए था जिससे उनकी पावर कम ना हो। तो इन विषयों को हस्तांतरित विषय किया गया और इनमें गवर्नर
जो है अपने मंत्रियों की सहायता से सलाह लेता था, मतलब गवर्नर स्वतंत्र, मंत्री लोग उसकी सलाह देंगे और उसकी सहायता से वो शासन चलाएगा, और उसमें केवल गवर्नर निर्णय करता था। हालांकि परिषद की सलाह लेता था लेकिन अंतिम निर्णय गवर्नर ही करता था आरक्षित विषयों पर, मतलब पावरफुल विषय आरक्षित थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर अब दिया गया निर्वाचन को बढ़ा विस्तार किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मतलब धर्म के आधार पर निर्वाचन, संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन फिर प्रदान किया गया सिखों को, सिख में से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, सिख व्यक्ति ही चुनाएगा, ठीक है। फिर भारतीय ईसाइयों को, फिर आंग्ल भारतीय को, आधा अंग्रेज आधा भारतीय समझते हैं आंग्ल भारतीय, अब फिर यूरोपियों को, ठीक है। तो इनको सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने का, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया, चुनाव लड़ने का अधिकार था, अर्थात निर्वाचन का अधिकार था। 1926 में धीरे धीरे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या किया गया, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी का गठन किया गया, ठीक है, अर्थात सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। बंटवारा कर रहे हैं धीरे धीरे, राज्य आप अपना निर्णय ले सकते हैं, केंद्र अपना निर्णय लेगा, तो राज्य और केंद्र के बजट को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 75% हमारे संविधान का हिस्सा ना इसी से लिया गया है, बाकी 25% हम बाकी देशों से मांग कर पैसे में खरीद कर लाए हैं, ठीक है। बाकी 75% हिस्सा इसी में लिखा है पूरा। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, जिसे हमने कॉपी करके अपने संविधान में भी छापा है। तो 75% जो हमारे संविधान का हिस्सा है वो यहीं से है, अंग्रेज बनाकर गए हैं भारत शासन अधिनियम के रूप में, ठीक है। बाकी 25% हम अलग अलग देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से खरीदे हैं पैसे में। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई, अर्थात प्रांतों को उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की, मतलब प्रांतों को सरकार पूरा सौंप दिया गया। मतलब उनका सरकार कैसे, अब आप सभी विषयों पर आप निर्णय लेंगे भाई, प्रांत, प्रांत मतलब राज्य, तब के प्रांत अभी के राज्य हैं, याद रखिएगा, है ना। और केंद्र मतलब संघ होता है। तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली संघीय विषयों का स्थानांतरित हस्तांतरित आरक्षित विषयों में रूप में विभाजन कर दिया। मतलब केंद्र में दो भाग में बांटे, आरक्षित विषय का निर्णय गवर्नर वायसराय लेगा और हस्तांतरित विषय का निर्णय अपने मंत्रियों की सहायता से गवर्नर जनरल लेगा, ठीक है। तो केंद्र में द्वैत शासन चालू हो गया, प्रांतों में समाप्त, यहां चालू, ठीक है, याद रख, केंद्र में चालू हुआ है और प्रांतों में पहले चालू था, प्रांतों को समाप्त कर दिया, वहां पूरा उनको सरकार चलाने का दे दिया गया उत्तरदायित्व, ठीक है। अब क्या किया गया, केंद्र एवं राज्य के इकाइयों के बीच सूचियों का विभाजन, क्या क्या, संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में लिखित जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को होगा, अर्थात केंद्र को होगा। राज्य सूची में लिखे जितने भी विषय हैं, जितने भी न्याय, पुलिस सेवा, जो भी लिखा होगा, उस पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को होगा। और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को लिखा जाता है, ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों आपसी सामंजस्य से कानून बनाते हैं, परंतु प्रभावी केंद्र का होता है ज्यादा, है ना। इनके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया, याद रखेंगे, शक्तियों का बंटवारा 1935 के तहत। अवशिष्ट विषयों पर भी विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। देखिए महारानी धीरे धीरे कैसे पावर दे रही है, और धीरे धीरे उसी के तहत हमारा संविधान निर्मित हो जाता है। प्रांतों, भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु कभी अस्तित्व में नहीं आया। कहाँ आया, बाद में आया, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संघर्ष किए और अन्य स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष किए, तब, है ना, मिलाने का काम। पहले भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का सोचा गया था, अस्तित्व में नहीं आ पाया सब एक साथ। फिर क्या हुआ, इस समय बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया, मतलब भारतीय संघ से बर्मा अलग हो गया, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। लोक सेवा आयोगों की स्थापना, केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग है ही, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग, अर्थात स्टेट पीएससीज और कंबाइंड पीएससीज, पीसीएस बोलते हैं, है ना, उनकी स्थापना की गई। अब क्या किया गया, अब देखिए और बांट रहे हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। जो निर्वाचन होता था जाति संप्रदाय के आधार पर, उसको विस्तार और बढ़ा दिया गया। अब किनको मौका दिया गया, दलितों को। तो दलित जाति के लोग अपने दलितों में से एक दलित नेता चुन सकते हैं, अपना उनका प्रतिनिधित्व करेगा। वैसे ही महिलाओं को, वैसे ही मजदूर वर्ग को के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फूट डालो शासन करो,
इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति। अब जो भारत का इंग्लैंड में जो काउंसिल था वो समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आरबीआई की स्थापना की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई। आरबीआई पैसों को देखने के लिए, वित्तीय संबंधी मामलों को देखने के लिए। संघीय न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जैसा अभी है केंद्र में, वैसे ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस वेयर थे। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में विधानमंडल का चुनाव संपन्न कराया गया, अर्थात प्रथम आम चुनाव जो हुए वो 1937 में हुए हैं। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ वाले में भी पढ़े हैं, है ना, आम चुनाव होते हैं 1937 में, कौन कौन चुन कराते हैं। वैसे ही पूरे देश में आम चुनाव हुए, अलग अलग प्रांतों में। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत बरार का हिस्सा हुआ करता था, तो वहां से चुनाव लड़ते थे। ठीक है। 1937 में प्रथम आम चुनाव भी कराया गया, इसी अधिनियम में ही प्रावधान था। तो इस प्रकार उस समय तब ना 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 में से 6 में विधान परिषद वगैरह गठन करने का मतलब अधिकार दे दिया गया उनको। तो ऐसा भी बहुत सारा प्रावधान है। तो इस प्रकार ये जो 1935 का अधिनियम है, इससे सर्वाधिक 75% हिस्सा हमारे संविधान में भी वर्तमान में लिया गया है। याद रखना, इसका प्रश्न आता है, सर्वाधिक हिस्सा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन कैसे आया, कैसे साइमन का मिशन आया, कैसे हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और कैसे हमारा संविधान निर्मित हो गया। पूरा डिटेल ऑनलाइन से पढ़ते जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर प्लीज जरूर करें भाई, शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उसमें इसका लिंक भी मैं हमेशा डाल के रखूंगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो पसंद आ रहा है क्या, मुझे और बनाना चाहिए क्या इसके आगे का पार्ट, या मैं यहीं पर खत्म कर दूं संविधान। यदि आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, पसंद आ रहा है सर और बनाइए आगे का पार्ट, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। और साथ ही लाइक करके बताएं मुझे कि ये पसंद आ रहा है। इसी प्रकार मैं स्टोरी से वाइज आपको बताते जाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।